आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे ट्रांसफार्मर फुल लोड कंडीशंस में। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम फेजर डायग्राम को डिटेल में बनाकर समझेंगे कि किस तरीके से फेजर डायग्राम को लॉजिकली बनाया जाता है। ये हम वीडियो के आखिरी में इसको देखेंगे, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज चलिए शुरू करते हैं कि ये आपके पास एक तो प्राइमरी वाइंडिंग का सेटअप हो गया, ये आपका सेकेंडरी वाइंडिंग का सेटअप हो गया। यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर हो चुका है आपके पास। यहाँ पर मैंने सप्लाई वोल्टेज दे दी है। प्राइमरी वाइंडिंग में जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रेजिस्टेंस होता है, रिएक्टेंस होता है और लॉसेस वगैरह होते हैं, तो वही सब मैंने यहाँ पर शो कर दिया है। रेजिस्टेंस कर दिया, रिएक्टेंस शो कर दिया और यहाँ पर मैंने लॉसेस के लिए कुछ क्वांटिटीज ली हैं जो मैंने आपको पहले भी समझाई हुई है। वैसा ही मैंने सेकेंडरी में भी ले लिया। यहाँ पर देखिए, अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। V1 मेरी सप्लाई वोल्टेज हो गई, I1 मेरा प्राइमरी करंट हो गया, R1 मेरा प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस हो गया, X1 मेरा प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस हो गया। उसी तरीके से आगे अगर मैं बात करूँ तो I आता है, जैसे कि I नॉट जो है इसके दो पार्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक IW होता है, एक I म्यू होता है। IW जो होता है वर्किंग कंपोनेंट होता है, ये एक्टिव कंपोनेंट भी कहा जाता है या फिर वॉटफुल कंपोनेंट भी कहा जाता है। ये मेरा, इसको शो करने के लिए मेरे पास आर नॉट मैंने ले लिया है ताकि मैं ये बता सकूं कि ये आपके लिए सर्किट में किस तरीके से यूज किया जा सकता है, कि इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैंने इसको यूज किया है। उसी तरीके से आई म्यू जो है मेरा, वो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट मतलब ये सर्किट में मैग्नेटाइजेशन करने के काम में आता है, तो उसके लिए मैंने एक्स नॉट को काम में ले लिया है, एक इंडक्टर को काम में ले लिया है बेसिकली। तो ये मेरा बहुत ही कम करंट होता है, 2 to 5% होता है इस वाले I1 का, ये इतना 1% करंट होता है। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए E1 जो है वो प्राइमरी साइड का EMF है। उसी तरीके से यहाँ पर E2 हो जाएगा, यहाँ पर V2 हो जाएगा और ये मेरा R2 और X2 हो जाएगा। ये मेरा लोड इम्पिडेंस हो गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। T1 और T2 मेरे प्राइमरी और सेकेंडरी साइड्स के टर्न्स हो गए। अब मैं आपको एक बेसिक चीज बताने जा रहा हूं जिससे कि हम सेकेंडरी साइड को प्राइमरी में रेफर कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि जैसे कि अगर हम सेकेंडरी को सेकेंडरी टू प्राइमरी रेफर करें, मैंने आपको पहले भी बताया ये वाली बात, लेकिन मैं वापस से बता रहा हूँ। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने होंगे कि जैसे कि अगर आपको करंट को ट्रांसफर करना है, मान लीजिए आपको करंट को सेकेंडरी से प्राइमरी में ट्रांसफर करना है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो था अपना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, उसको हम बोलते थे ए से डिनोट करते थे। तो ये जो ए है इसका हमको डिवाइड कर देना होगा। जब भी आपको सेकेंडरी करंट को, मतलब कि सेकेंडरी करंट को प्राइमरी साइड में कन्वर्ट करना है या रेफर करना है, तो आपको क्या करना होगा कि उसको डिवाइड कर देना होगा ए से। ठीक बात है। उसी तरीके से अगर आपको वोल्टेज को ट्रांसफर करना है तो आपको वोल्टेज को इनटू कर देना होगा ए से। फिर अगर आपको रेजिस्टेंस को या एक्स को या जेड को किसी को भी ट्रांसफर करना है तो आपको इनटू कर देना होगा ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर से इनटू कर देंगे आप। तो देखिए, यहाँ पर आप समझ सकते हैं जिस तरीके का मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है। डायग्राम में आप ये देखिए कि ये मेरा प्राइमरी साइड हो गई पूरी, यहाँ तक। ये मेरी सेकेंडरी साइड थी, उसको मैं प्राइमरी साइड ले आया हूँ। जैसा कि मैंने प्राइमरी में R1 बना रखा है, X1 बना रखा है, R नॉट X नॉट, यहाँ पर मैंने कोई चेंज नहीं करा है, सब कुछ वैसे की वैसे है। यहाँ पर आप देखिए ए स्क्वायर इंटू R2 कर दिया है मैंने, जो कि सेकेंडरी में तो सिर्फ R2 था, लेकिन जब मैंने उसको प्राइमरी में ट्रांसफर करा तो मैंने ए स्क्वायर से इंटू कर दिया। उसी तरीके से X2 को भी मैंने ए स्क्वायर से इंटू कर दिया। करंट का मैंने आपको बताया कि ए से डिवाइड कर दीजिए, ये मैं आपको लिए डेरिवेशन कर चुका हूं पहले इन सभी बातों का, तो आप पिछला वीडियो देख के समझ सकते हैं। उसी तरीके से जेड एल की बात करूँ तो उसको ए स्क्वायर से इंटू कर दिया है। और अगर मैंने ईएमएफ को ट्रांसफर करा, रेफर करा प्राइमरी में सेकेंडरी से, तो मैंने ए से इंटू कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल बातें हैं। चलिए, ट्रांसफर या फिर रेफर करने से हमको जो फायदा होता है उसके दो एडवांटेज हमको मिल जाते हैं।
जैसे कि अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी इम्पीडेंस को अगर आपस में ट्रांसफर कर लेते हैं या रेफर कर लेते हैं तो उनको आपस में आसानी से जोड़ा जा सकता है। जैसे कि आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जैसे कि इस वाले सर्किट में मेरे पास ये वाली जो भी टर्म है, ये वाली जो भी ब्रांच है, ये ब्रांच कोई काम की नहीं है खास तौर पर। इस ब्रांच को आप यहाँ पर भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इस मतलब इस आई नॉट को आप उठा करके यहाँ भी लगा सकते हैं। यहाँ अगर आप लगा देंगे तो आपके लिए ये आसानी से जुड़ पाएंगे, और ये तभी जुड़ पाएंगे जब आपने रेफर कर लिया। तो रेफरिंग करने का एक फायदा तो ये होता है कि आप इम्पिडेंस और रिएक्टेंस वगैरह को आसानी से जोड़ सकते हैं। दूसरी बात, वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे क्या होता है। वोल्टेज रेगुलेशन को भी कैलकुलेशंस बहुत आसान हो जाती हैं इसके लिए। देखिए रिजल्ट्स अगर आप देखें तो मैं आपको बताता हूं कि जैसे RE1 है तो RE1 क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। तो जैसे कि R1 का और R2 का दोनों का रिजल्टेंट हो गया प्राइमरी साइड में। प्राइमरी साइड में जब आपने ट्रांसफर करा है सेकेंडरी वाले को तो वो बन गया E2R2। उन दोनों का जो एडिशन होगा वो आपका RE1 कहलाएगा। उसी तरीके से XE1 आपका X वालों का एडिशन कहलाएगा, और Z आपका इसका इम्पिडेंस इसका एडिशन कहलाएगा RE1 और ZXE1। मतलब इन दोनों का जो भी आपके टर्म्स हैं उनका एडिशन ZE1 कहलाएगा। इम्पीडेंस के तौर पे आपको यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए बात। उसी तरीके से अगर मैं I1 प्राइमरी करंट की बात करूँ तो वो मेरा वोल्टेज अपॉन टोटल इम्पीडेंस हो जाएगा। वो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। यहाँ तक को आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम बात करते हैं, हमारा जो मेजर पार्ट है वो अब आएगा। देखिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि हमने अभी पढ़ा सेकेंडरी को प्राइमरी में रेफर किया, अब हम प्राइमरी को सेकेंडरी में रेफर करते हैं। यहां पर आपको मैं इसका एडवांटेज और बताऊंगा कि किस तरीके से आसान होता है प्राइमरी को सेकेंडरी में रेफर करना बजाय सेकेंडरी को प्राइमरी में रेफर करना। तो देखिए जैसे ही मैंने प्राइमरी, देखिए यहाँ तक आप नहीं देखिए, यहाँ देखिए आप, ये सेकेंडरी की मेरी टर्म्स हैं RE2 XE2। ये मेरा दोनों को मैंने जोड़ के बताया है। जो मेरे प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, प्राइमरी का रिएक्टेंस है, उन दोनों को जोड़ करके RE2 और XE2 बना दिया है। इन दोनों का जो कलेक्टिवली एडिशन होगा वो मेरा ZE2 कहलाएगा। यहाँ पर मेरी लोड साइड हो गई, ये मेरा V2 हो गया। उसी तरीके से जो प्राइमरी के टर्म्स को मैंने इधर लेकर के आया, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे अगर मैं प्राइमरी टू सेकेंडरी रेफर करूँ तो जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कुछ टर्म्स याद रखनी होती हैं, उसी तरीके से इस बार वोल्टेज को अगर आप ट्रांसफर करोगे तो वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से डिवाइड हो जाएगा, और करंट को अगर आप करोगे तो करंट आपका इनटू हो जाएगा। रेजिस्टेंस वगैरह को करोगे तो रेजिस्टेंस जो है वो डिवाइड हो जाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के स्क्वायर से। उसी तरीके से एक्स भी डिवाइड हो जाएगा उसके स्क्वायर से, और उसी तरीके से जेड वगैरह भी डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है कि जैसे कि पिछली बार तो क्या हुआ था, पिछली बार हमने ट्रांसफर करा था जब सेकेंडरी टू प्राइमरी तो हमारा I2 तो डिवाइड हो गया था, जबकि V इंटू हो गया था, और ये A स्क्वायर से इंटू हो गए थे। लेकिन इस बार थोड़ा सा उल्टा हो गया है। I जो है वो तो इंटू हो चुका है, V जो है वो डिवाइड हो गया है, और ये हमारे स्क्वायर हो चुके हैं। इनका आप डेरिवेशन भी देख सकते हैं, लेकिन आप सिंपली इसको याद रख सकते हैं। और हमारा मोस्टली जो काम आता है वो प्राइमरी टू सेकेंडरी रेफरिंग ही काम आती है, जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आप इसको गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा। उसी तरीके से हमने प्राइमरी को सेकेंडरी में जब ट्रांसफर करा तो हमारी ये सारी वैल्यूज इस तरीके से जनरेट हो गई। इनको आप समझ सकते हैं। अब हमारा मेजर पार्ट स्टार्ट होने वाला है। जैसा कि मैंने प्राइमरी की साइड बनाया था उसी तरीके से मैं सेकेंडरी साइड भी बना सकता हूँ कि RE2 क्या है, मेरा टोटल रेजिस्टेंस है यार। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, एक तो R2 जो इसका खुद का है सेकेंडरी साइड का, प्लस जो मैं R1 मतलब ट्रांसफर करके लाया हूं अपॉन में A स्क्वायर। उसी तरीके से मैं XE2 भी लिख सकता हूं X2 प्लस X1 अपॉन A स्क्वायर, और उसी तरीके से मैं बाकी के टर्म्स भी लिख सकता हूं। यहां पर आप देखिए एक चीज समझने वाली होगी कि ये क्यों फायदेमंद है पहले वाली चीज से। जब आप सेकेंडरी को प्राइमरी में ट्रांसफर कर रहे थे उस वाले से क्यों फायदेमंद होता है प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफर करना, तो उसका मतलब मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इस डायग्राम को आप फिर से देखिए। यहाँ पर अगर मैं इस लोड साइड को हटा दूं, मान लीजिए मैं इस लोड साइड को हटा देता हूं, तो मेरा जो प्राइमरी
प्राइमरी वोल्टेज है, मतलब जो मेरा प्राइमरी ईएमएफ है, या फिर सेकेंडरी नो लोड वोल्टेज जो है V2, ये मेरा सीधे सीधे इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि V2 जो है वो मेरा V1 अपॉन ए ही बन जाएगा क्या, जब मैं इस लोड को हटा दूंगा, क्योंकि मेरा I2 तो जीरो हो जाएगा, I2 बिकम जीरो। इसका मतलब होगा कि जो AI1 है यही मेरा सेकेंडरी करंट बन जाएगा। ये मेरा इसके बराबर हो जाएगा, मतलब I2 का कोई रोल ही नहीं रहेगा अगर मैं इस लोड साइड को हटा देता हूं तो। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, मान लीजिए आप इसको कनेक्ट कर लेते हैं तो आपके पास कैसे फायदा मिलेगा। इसको कनेक्ट करने से जो प्राइमरी अप्लाइड वोल्टेज है वो रिफ्लेक्ट होगा सेकेंडरी में, किस तरीके से, V1 अपॉन ए के रूप में। V1 अपॉन ए के रूप में होगा, और इस V1 अपॉन ए को ही मैंने E2 लिखा है, मतलब E2 ही V1 अपॉन ए है। उसके बाद इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं किरचॉफ लॉ लगा करके, तो मुझे यहां पर मिल जाएगा V2 प्लस I2 ZE2। चलिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे एडवांटेज हो गए प्राइमरी को सेकेंडरी में ट्रांसफर करने का। अब मैं आपको फेजर डायग्राम बना के दिखाता हूँ, उससे आपको और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, फेजर डायग्राम बनाना बहुत ही आसान बात होती है, लोग नहीं समझ पाते हैं कई बार कि फेजर डायग्राम किस तरीके से बनता है, और इसीलिए उनके लिए इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो थोड़ी हार्ड पड़ जाती है। लेकिन हम यहाँ पर बहुत ही आसान वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए, इसको हम प्रूफ कर देंगे या फिर इसको हम बेस ले लेंगे, आप जैसा माने उस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर हम ध्यान दें, फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले बेस होना चाहिए। बेस हम इस V2 को ले लेते हैं। V2 को मान लीजिए हमने बेस ले लिया। अब मुझे पता है कि इंडक्टिव, ये मेरा एक इंडक्टिव लोड है। इस इंडक्टिव लोड के अंदर I2 जो है वो हमेशा V2 से लैग करता है कुछ डिग्री एंगल, कुछ पावर फैक्टर होता है, उस पावर फैक्टर एंगल की वजह से कुछ डिग्री वो लैग करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर के लिए मैंने एक वीडियो बनाया, उसको आप देख सकते हैं, वहां पर आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो ये मैंने I2 को लैग किया phi2 से। यहां तक आपको कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, I2 जो है, यहां पर आप I2 को गौर से देखिए, ये वाला जो I2 है ये आपका इस RE2 से भी गुजर रहा है और यहां से भी निकल रहा है। इसका मतलब है कि I2 जब इससे निकलेगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा, इससे निकलेगा तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप करेगा। तो इन दोनों से जो वोल्टेज ड्रॉप करेगा उसको आप कैसे एक फेजर डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, I2 जब भी किसी रेजिस्टेंस से गुजरता है तो वहां पर वो उसके फेज में होता है। आर जो है, रेजिस्टेंस जो है, वो हमेशा ही फेज में रहता है किसी के भी। अगर आप कैपेसिटेंस की बात कर लेंगे, किसी की बात कर लेंगे, तो यहाँ पर ये कोई इफेक्ट नहीं डालता है। तो यहाँ पर देखिए, I2 जो है, मतलब I2 RE2 मेरा एक वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा ना, तो उसी को मैं यहाँ पर शो करता हूँ इसके फेज में। मतलब यहाँ पर देखिए, I2 RE2 जो है वो इसके फेज में रहेगा। इसका मतलब यहाँ से इसके फेज में आप इसको बना दीजिए, I2 RE2, ये मेरा इसके फेज में बन गया है, एग्जैक्टली पैरेलल। अब एक और चीज आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि I2 जो है वो इसके साथ भी वोल्टेज ड्रॉप करेगा XE2 के साथ, लेकिन XE2 जो है वो, ये वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो लीड करेगा I2 को 90 डिग्री से। ये हमेशा ही 90 डिग्री लीड करवा देता है वोल्टेज को करंट से। तो यहाँ पर इससे 90 डिग्री बनाऊं मैं या फिर यहां से बना दूं, एक ही बात है, क्योंकि आप यहाँ पर वोल्टेज ले रहे हैं तो वोल्टेज के साथ एंड टू एंड आपको बनाना होगा। तो यहाँ पर 90 बनाइए, उसको यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो ऐसे कैसे मैं यहाँ पर एक 90 मैंने बना दिया, इसको मैं नाम दूंगा I2 XE2। अब आप देखिए, इसको आप कलेक्टिवली किससे शो कर रहे हैं, ZE2 से, ठीक है। तो यहां पर मैं इस ओरिजिन को और इसको अगर मैं जोड़ दूं, नहीं, अगर मैं इसको और इसका रिजल्टेंट ले लूं यहां से, तो वो मेरे पास I2 ZE2 ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों इसी के तो पार्ट हैं। तो यहां पर मेरा इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए,
एक फाइनल चीज़ और बनानी है। फाइनल चीज़ क्या बनानी है कि मेरे पास इसका नहीं, इसका, इस I2Z का और इस V2 का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा EMF होगा, जिसको मैं E2 के नाम से शो करूँगा। ये मेरा E2 होगा जो मेरा V1/A भी है। तो इससे मैं फॉर्मूला बना सकता हूँ कि E2 इज इक्वल्स टू V1/A इज इक्वल्स टू V2 प्लस I2ZE2। यहाँ पर आपको सेम टू सेम यही फॉर्मूला इस वाले पेज पर मिल जाएगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। किस तरीके से मैंने आपको दोनों ही तरीके समझा दिया है कि यहाँ पर ऐसा क्यों होगा। जब मैंने लोड लगाया तो मेरे पास किरचॉफ लॉ से भी मेरे पास समझ में आ रहा है और मेरे को फेजर डायग्राम से भी चीज़ क्लियर हो रही है कि ऐसा क्यों हुआ। तो आप ये फेजर डायग्राम बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब हम समझने जाएंगे फुल लोड फेजर डायग्राम को किस तरीके से बनाया जा सके, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस वाले डायग्राम को आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए कि ये किस तरीके से लिया गया है। यहाँ पर प्राइमरी साइड, सेकेंडरी साइड, जैसा कि मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है, उसी तरीके से यहाँ की सारी क्वांटिटीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। मैं इन्हीं क्वांटिटीज को यूज लेकर के आज का फेजर डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं V2 जो कि यहाँ का मेरा लोड वोल्टेज है, उसको मैं कंसिडर करता हूँ एज अ बेस इस फेजर डायग्राम को बनाने के लिए। देखिए, ये मैंने लिया V2। आपको सभी को पता है कि V2 और I2, इसमें I2 जो है वो φ2 डिग्री, मतलब उसका जो cos फाई होगा वो मेरा φ2 होगा, मतलब पावर फैक्टर जो है वो cos φ2 होगा। तो वो मेरा φ2 डिग्री लैग करेगा इस V2 से। ये मेरा φ2 डिग्री लैग करा I2 V2 से। उसी तरीके से जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि I2 जो है वो सेकेंडरी साइड का करंट है, तो ये मेरा R2 और X2 दोनों से निकलेगा, और जो R2 और X2 है वहां पर दोनों पर वोल्टेज ड्रॉप करेगा। उस वोल्टेज ड्रॉप को मैं यहाँ पर फेजर डायग्राम में किस तरीके से शो करूंगा वो मैं आपको बताता हूँ कि I2 R2 जो होगा, देखिए I2 R2 जो होगा वो मेरा फेज में होगा इस I2 के साथ में। तो इस V2 पर जब शो करना है आपको तो आप इस तरीके से शो करेंगे, इसको आप I2 R2 का नाम देंगे। और जब I2 X2 शो करना है आपको, मतलब अगर आप इस डायग्राम को देखते रहें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने I2 बनाया है। ये I2 जब R2 से गुजरेगा तो इसके साथ कोई भी लैग या लीड नहीं करेगा, ये उसके साथ फेज में रहेगा। जबकि इसके साथ गुजरेगा तो ये वोल्टेज से लैग करेगा 90 डिग्री से। तो इसका मतलब है कि वोल्टेज यहाँ पर लीड कर जाएगा 90 डिग्री से। तो यहाँ पर मैंने इसको लीड करवा दिया I2 X2 से। अब जो इन दोनों का, इसको आप और एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ तक ताकि अच्छे से बन पाएगा। यहाँ पर अब जो मेरा इसका रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मैंने आपको अभी बताया था कि ये मेरा I2Z2 कहलाएगा। ये मेरा I2Z2 कहलाएगा। अब देखिए, इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, मतलब इस V2 का और I2Z2 का जो रिजल्टेंट है वही मेरा E2 कहलाएगा। ये मेरा E2 कहलाएगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया था जब ट्रांसफर कर रहे थे अपन सेकेंडरी को प्राइमरी में, या फिर प्राइमरी को सेकेंडरी में कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैं फुल लोड बना रहा हूँ, मतलब यहाँ पर मैंने कोई ट्रांसफर नहीं करा है। यहाँ पर वैसा का वैसा डायग्राम है और ये फुल लोड कंडीशन में है, लोड लगाया गया है यहाँ पे। अब देखिए, E2 जो है और जो E1 है ये दोनों ही फेज में होते हैं। आपको पहले वीडियो में बताया था मैंने कि E1 और E2 जो है वो फेज में होते हैं हमेशा। फेज में होने के कारण, ये फेज में इसलिए होते हैं क्योंकि ये एक ही फ्लक्स से जनरेट होते हैं दोनों। अब देखिए, ये दोनों जो है ये 90 डिग्री लैग करते हैं जिस फ्लक्स से ये जनरेट होते हैं। कौन से फ्लक्स से जनरेट होते हैं हमने अभी देखा था, इसको देखिए 90 डिग्री लैग करवाया मैंने। ये होते हैं 5M से लैग करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कि 5M जो है वो लीड करता है E1 और E2 से। पहले वाले वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर जो है ये डिग्री 90 डिग्री एंगल होगा। अब मैं आपको एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ कि हमने एक दो कंपोनेंट पढ़े थे, I म्यू और I डब्ल्यू। देखिए, I म्यू जो था वो मेरा फेज में था इस फ्लक्स के साथ में, क्योंकि ये मेरा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट था, यही मेरा फ्लक्स जनरेट करने के काम में आ रहा था। दूसरा कंपोनेंट था I डब्ल्यू, जो कि इसके साथ 90 डिग्री बाहर था, इसके साथ 90 डिग्री
बार था, मतलब ये थोड़ा इधर है तो थोड़ा यहाँ बनाइए आप, ये होगा आई डब्ल्यू, ये भी 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा वॉट फुल करंट था, एक्टिव कंपोनेंट था, ठीक है। इसके बाद आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट था वो मेरा आई नॉट निकल के आता था। ये जो है, ये इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो आई नॉट निकल करके आएगा, और वो रिजल्टेंट जो है वो आप इस तरीके से ले सकते हैं, इन दोनों को शिफ्ट करके, इस वाले को यहाँ रख के इस वाले को यहाँ रख के आप इसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ये मेरा आई नॉट निकल गया। देखिए, जैसा कि हमने डायग्राम में देखा था कि I2 जब इस वाले करंट को इधर ट्रांसफर किया गया तो वो I2 अपॉन ए हो चुका था। ये I2 अपॉन ए उस I2 को कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर लगाया गया था, उसकी वैल्यूज को यहाँ पर डिनोट करने के लिए, तो उसके अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए, इसका और इसका रिजल्टेंट I0 का और I2 अपॉन ए का रिजल्टेंट ही मेरा I1 होता है, मतलब इसी I1 से ये दोनों करंट बने हैं, तो इसका दोनों का रिजल्टेंट भी यही होना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि I2 जो है वो इसके अपोजिट होगा I2 अपॉन ए, मतलब I2 डैश जो है वो इसके अपोजिट होगा। तो इसके अपोजिट अगर आप बनाएंगे, ये जो I0 है यहाँ पर है, इसके अपोजिट आप बनाएंगे, देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे टिल्ट रखिए और यहाँ से आप बना दीजिए, ये आपका I2 डैश या फिर I2 अपॉन ए होगा। ये आपका दोनों एक ही साथ हैं, ये इस तरीके से है, इसको आप ध्यान में रखिएगा कि ये दोनों एक साथ हैं। थोड़ा सा बनाने में प्रॉब्लम हुई है, आप इसको समझ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको लॉजिक बता दिया है इन दोनों के बीच का लॉजिक क्या है। दूसरी बात कि आपका I0 यहाँ पर है, I2 डैश मतलब I2 अपॉन ए यहाँ पर बन चुका है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो मेरा I1 होगा। I1 मेरा कुछ यहाँ से गुजरेगा, ये मेरा I1 हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब देखिए, I1 जो है I1 से लीड करेगा। देखिए, मैं आपको एक और चीज समझाने जा रहा हूं, यहां तक की बात आपको क्लियर हो चुकी है। इसके बाद समझने की वाली बात क्या है कि E1 जो है, E1 है ये प्राइमरी साइड का EMF है, और अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर के वोल्टेज की बात करें तो वो हमारा V1 डैश है। मान लीजिए V1 डैश है, तो इसकी जो क्वालिटी है वो इसके सेम होगी लेकिन अपोजिट होगी। तो इसको कंपनसेट करने के लिए हमने ये एक मान लिया कि यहाँ पर एक V1 डैश वोल्टेज है जो इसकी अपोजिट, मतलब इसकी जैसे ही वैल्यूज को रखता है लेकिन अपोज करता है। अपोज नहीं करता, एक्चुअली में अपोज शब्द तो गलत होगा। इसको समझाने के लिए मान लीजिए आपका आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर की ये वोल्टेज कोई हो गई, और ये जो E1 है ये आपका प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का है, तो इसको डिनोट करने के लिए मैंने V1 डैश ले लिया। ठीक बात है, इस V1 डैश को मैंने प्राइमरी का वोल्टेज कह दिया, एक तरीके से आप ये मान लीजिए। अब इस V1 को मैं किस तरीके से शो करूंगा, ये देखिए, इसको मैं इसके अपोजिट बना दूं E1 के, क्योंकि ये इसके ही अपोजिट बता रहा हूं मैं आपको, तो ये आपका यहां बन जाएगा, इसके यहां पे, ये मेरा हो गया V1 डैश। ये V1 डैश जो है यहां पर ये लैग करेगा phi1, ये I1 जो है इस V1 डैश से लैग करेगा phi1 डिग्री से। ठीक बात है, वैसी ही बात है जैसे कि मैंने सेकेंडरी में बात करी थी कि V2 होता है और I2 होता है, उसी तरीके से यहाँ पर V1 डैश है और I1 है, इन दोनों के बीच का एंगल phi1 है, इन दोनों के बीच का एंगल phi2 है। तो यहाँ पर ये V1 डैश हो जाएगा। अब इसमें भी यहाँ पर भी देखिए, प्राइमरी में भी करंट और रिएक्टेंस था, यहाँ पर ये करंट हो गया, वो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पर ये रिएक्टेंस हो गया, तो इन दोनों से भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। उस वोल्टेज ड्रॉप को मैं किस तरीके से शो करूंगा, ये देखिए, I1 के साथ फेज में रखेंगे हम इसको I1 R1 को, तो यहाँ पर मैंने फेज में रख दिया I1 R1 को, और इसके साथ 90 डिग्री से लीड करवा देंगे हम I1 X1 को, I1 X1 को। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लीजिए, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरा कहलाएगा I1 Z1, और इसका और इसका, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरा सप्लाई वोल्टेज कहला जाएगा।
इसको मैं V1 का नाम दूंगा, ये मेरा सप्लाई वोल्टेज है, इसको आप समझिएगा। ये V1 जो है, ये V1 आपका सप्लाई वोल्टेज है। इस फेजर डायग्राम को आप अच्छे से देख लीजिए, कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ इसको। वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, सबसे मेन बात तो यही है। चलिए एक बार फिर से फेजर डायग्राम फटाफट से बना लेते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। फेजर डायग्राम को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सर्किट बना लेना होगा। सर्किट आप इस तरीके से बना लीजिएगा। इस सर्किट को आप बना लेंगे एक बार तो आपको बहुत अच्छे से बातें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर अब मैं एक बेस ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने पिछले में लिया। तो यहाँ पर V2 मैंने बेस मान लिया। V2 और I2 यहाँ पर लैग करेगा क्योंकि लोड इंडक्टिव है, इंडक्टर के अंदर हमेशा ही लैग करता है करंट। वैसे तो 90 डिग्री से करता है लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री से नहीं करेगा क्योंकि और भी एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 5 डिग्री, यहाँ पर मेरा cos 5 था, मतलब इसका जो पावर फैक्टर है वो cos 5 है। तो यहाँ पर मैंने इसको 5 डिग्री से लैग करवा दिया। उसके बाद I2 जो है वो दोनों ही से गुजरेगा, R2 से भी गुजरेगा और X2 से भी गुजरेगा। वहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप करेगा। R2 से गुजरने पर तो ये वोल्टेज ड्रॉप फेज में ही करता है, तो यहाँ पर इन फेज वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब I2 R2 होगा। और जब X2 से जाएगा तो वो I2 X2 कहलाएगा क्योंकि वो लीड करता है, वहाँ पर वोल्टेज लीड करता है। इन दोनों का जो फेजर सम होगा वो मेरा I2 Z2 कहलाएगा। और इसका फेजर सम और इसका फेजर सम जो होगा वो मेरा E2 कहलाएगा। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि E2 और E1 दोनों फेज में होंगे क्योंकि ये एक ही फ्लक्स से जनरेट हुए हैं और 90 डिग्री लैग करते हैं उस फ्लक्स से जिससे इनका जनरेशन हुआ है। तो इनका जो फ्लक्स है वो 90 डिग्री आगे बना दीजिए, ये 5M बना दीजिए, यहाँ पर 90 डिग्री बना दीजिए। आप सभी को पता है कि जो फ्लक्स जनरेट होता है वो आई म्यू कंपोनेंट की वजह से जनरेट होता है। तो यहाँ पर इन फेज विथ आई म्यू बना दीजिए और इसके 90 डिग्री पर आप आई डब्ल्यू बना दीजिए क्योंकि ये दोनों ही यहाँ पर जनरेट होते हैं। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी, ये फिर से आपने I2 थोड़ा इधर बना लिया है, इस I2 को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सटेंड कर लीजिए। ये I2 है। अब देखिए इस I2 की वजह से मैं यहाँ पर एक करंट बनाऊंगा I2 डैश या फिर I2/A। ये मेरा कंपनसेटिंग करंट होगा प्राइमरी साइड में, जो कि सेकेंडरी करंट है। वो इसके अपोजिट बनाना होगा, वो इसके अपोजिट काम करेगा, इसलिए अपोजिट बनाना होगा क्योंकि ये प्राइमरी का ओरिजिनल करंट नहीं है, सेकेंडरी से ट्रांसफर किया गया है। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरा I0 कहलाएगा, ये मेरा I0 कहलाएगा, ये क्योंकि I W और I म्यू का। और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो आपका I1 कहलाएगा। जैसा कि आपने डायग्राम में पहले भी देखा है कि I1 जो है वो इन दोनों कंपोनेंट से ही बना है, या फिर I1 से ही ये दोनों कंपोनेंट बने हैं, कैसे भी कह लीजिए। अब देखिए आप दो चीज़ों से समझ सकते हैं कि I1 लैग करेगा प्राइमरी साइड के वोल्टेज से, या फिर E1 और E2 जो है इन दोनों के कंपनसेटिंग फैक्टर को मैंने प्राइमरी साइड में V1 डैश बोल दिया है। तो आप इसके अपोजिट, जस्ट अपोजिट, ये IW जो है ये यहाँ बनेगा, इसके जस्ट अपोजिट आप V1 डैश ले लीजिए। ये I1 लैग करेगा इस V1 डैश से 5 डिग्री और इसके फेज में होगा I1 R1, इसके 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होगा I1 X1 और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मेरा कहलाएगा I1 Z1। और इन तीनों का जो रिजल्टेंट है, मतलब इसका और इसका जो रिजल्टेंट है वो मेरा कहलाएगा V1, जो कि सप्लाई वोल्टेज है। ये आपका फुल लोड फेजर डायग्राम हो गया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गेट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, लेकिन ये आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये फेजर डायग्राम बनाना आपको आ जाना चाहिए, ये आगे बहुत काम आता है और बहुत ही लॉजिकल वे में मैंने आपको सिखा दिया है बनाना। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉमेंट्स में बताइए। थैंक यू।